आज का ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और जिस चैप्टर को आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं ये वाला हमारी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा काम आता है, क्योंकि आज हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी को। अब देखो, ये जो वीडियो आप देख रहे हो ना, ये भी आप इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से देख रहे हो। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो ये वीडियो आप देख भी नहीं पाते, ना आप फ़ोन चला पाते, कुछ भी नहीं चला पाते। क्यों? क्योंकि देखो, आप लोग जिस फ़ोन से देख रहे हो उसको चार्ज करने के लिए क्या चाहिए होती है? वो चाहिए होता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से आपका फ़ोन चार्ज होता है, फिर आप देखते हो, फिर आप इंटरनेट को एक्सेस करते हो। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। और हमारे पास में जितने भी ऐशो आराम है, जैसे कि आप लोगों के पास में एसी चल रहा होगा, ऊपर फैन चल रहा होगा, लाइटें जल रही हैं, ये सब किसकी हेल्प से चल रही है? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। अब ये इलेक्ट्रिसिटी आखिरकार होती क्या है, कैसे इस इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जाता है और आपके एग्जाम के अंदर कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो आज हम लोग इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और ये आज हम लोग करने वाले हैं वन शॉट रिवीजन, इसका एकदम से करने वाले हैं। इसके बाद में आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि वन शॉट के नाम के ऊपर मैं 1.5 घंटे 2 घंटे खींच दूंगा, नहीं भाई, बहुत ही छोटा रखूंगा, टू द पॉइंट है, आपको बातें सिखाऊंगा जिससे कि आप है ना अच्छे से, मेरा फोकस ये रहेगा कि आपको आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर कैसे करवाऊं, आपको मैक्सिमम मार्क्स उसके अंदर कैसे मिले। तो इसीलिए आज हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप इसे चैप्टर को पूरा पूरा समझो, ठीक है। अब जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी की स्टार्ट कहाँ से होता है, मतलब कि किसी के दिमाग में तो कभी ना कभी तो आया होगा कि भाई ये इलेक्ट्रिसिटी बनानी चाहिए या क्यों बनानी चाहिए। तो देखो, इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेशन है वो बहुत बहुत साल पहले हुआ था। जब क्या हुआ था कि एक छोटे से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी सबसे पहले। ये सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की जो खोज थी वो थी इंडिया के अंदर, लेकिन इंडिया के जितने भी हमारे शास्त्र वगैरह थे उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और ये जितने भी फॉरेन के जो गोरे लोग थे ना, ये सब चीज़ें हमसे चुरा करके हम ही बता रहे हैं कि हमारी डिस्कवरी की हुई है। लेकिन अभी आप लोग तो ये सब जानते नहीं हो। क्यों नहीं जानते? क्योंकि आप लोगों को ये सब चीज़ें बताई ही नहीं जाती। आपको मॉडर्न एजुकेशन के नाम पर वही जो हमारे जो गुरुकुल होते थे पहले, जहाँ पर क्या ना हमें ना इंजीनियरिंग की इतनी एडवांस चीज़ें सिखाई जाती थी। और जो डॉक्टर है, जो डॉक्टरी बोलते हैं जिसको, कि जैसे कि जो डॉक्टर्स होते हैं वहाँ पे ये कहा जाता था कि आप थोड़े थोड़े दूर भी जाओगे ना तो भी आपको ऐसे डॉक्टर्स मिल जाएंगे जो कि आपके नाभि के ऊपर हाथ रख के बता सकते हैं कि आपको कौन सी बीमारी थी। तो ऐसा था हमारा इंडिया, जिसके अंदर कैसी चीज़ें थी। लेकिन अब वो सब कुछ बचा नहीं, क्योंकि हम लोग क्या है कि थोड़े मॉडर्नाइज होने के चक्रों में दूसरों को ज़्यादा प्रेफरेंस दे देते हैं, दूसरों की बातें ज़्यादा मानते हैं। जिसकी वजह से अंग्रेजों ने भी हम पर रूल किया था। वो जान गए कि भाई ये जो इंडियंस हैं इनके ऊपर राज करना है, तो इनको बस दूसरों की ज़्यादा रेस्पेक्ट करते, दूसरों की ज़्यादा बातें मानते, तो वही आकर के उन्होंने किया। इस वजह से हम लोग गुलाम रहे। लेकिन अब ये सब बातें हमारे इसके काम की नहीं है, कोई भी काम की नहीं है। अब काम की आती है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो, इलेक्ट्रिसिटी का बेसिकली आपके एग्जाम के अंदर जनरेशन वगैरह नहीं आएगा, बस ये आएगा कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आप लोगों को ये बात याद रखनी है कि दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है आपके पास में इलेक्ट्रॉन, जिसको कि हम लोग ई माइनस से डिनोट करते हैं। अब इसके ऊपर जो चार्ज होता है, इसका जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम्ब इसका चार्ज होता है। अब जैसे कि नेगेटिव है, तो हमेशा एक बात याद रखना कि हमारा जो यूनिवर्स है इसके अंदर हर एक चीज़ बैलेंस्ड होती है। तो उसी तरीके से अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो दूसरी तरफ इसको बैलेंस करने के लिए जो होगा वो होगा यहाँ पर प्रोटॉन। और ये जो प्रोटॉन है इसका चार्ज क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है यहाँ पर वो रहता है माइनस के अंदर, वही चार्ज इसके अंदर हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लस ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब ये दोनों मिल जाते हैं और इन्हीं को ही न्यूट्रलाइज करने के लिए एक और एटम होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं न्यूट्रॉन। अब ये तीनों मिलकर के एक एटम को बनाते हैं, जिससे कि यहां पर ये सब बातें होती है। अब जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ना, वो किसकी वजह से होती है? तो जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है वो होता है हमारे पास में इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब जैसे कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर होते हैं? मेटल के अंदर आप लोगों को फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे, जो कि आपने मेटल एंड नॉन मेटल के अंदर पढ़ा था। तो क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि एक तरफ, जैसे कि इधर है, हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मान लीजिए कि हम लोग हाई पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं और इधर की तरफ हम लो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं। उसकी डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा, लेकिन होती कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट वो पहले आपको सिखा देता हूँ। तो हाई के लिए क्या होगा? पॉजिटिव ज़्यादा बड़ा होता है, नेगेटिव। तो आप लोगों को हमेशा पता होगा कि कोई भी चीज़ पॉजिटिव रहेगी तो ज़्यादा बड़ी होगी, तो इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर हाई पोटेंशियल होता है और नेगेटिव यहाँ
पर लो पोटेंशियल होता है। तो हमेशा एक बात याद रखना कि जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो कहाँ से होती है, हाई पोटेंशियल डिफरेंस से लो पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ ट्रेवल होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताओ कि अगर हमारी इलेक्ट्रिसिटी इधर जा रही है तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा, राइट होगा या फिर लेफ्ट होगा। देखो आंसर देना सीखो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा, कोई जज थोड़ी करेगा कि भाई तूने गलत बता दिया। एटलीस्ट आपके कंसेप्ट तो क्लियर होगा, अगर आपसे कभी कोई पूछेगा तो आप उसको ही बता पाओगे। तो जब इलेक्ट्रिसिटी इधर से इधर जाती है तो यहाँ पर एक बात याद रखना कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं, ठीक है। हमेशा बात याद रखना कि अगर इलेक्ट्रिसिटी राइट से लेफ्ट जा रही है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ ट्रेवल करेंगे। जब ये ट्रेवल करते हैं तो इनके अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये हमारे इक्विपमेंट्स वगैरह सब कुछ काम करते हैं और इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी होती है। अब इसके बारे में इसकी डेफिनेशंस वगैरह भी हम लोग समझते हैं नोट्स की मदद से, तो मेक श्योर कि पूरा देखो और सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, ताकि आप ऐसी वीडियोस बिल्कुल भी मिस ना करें। मेन टॉपिक है वो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट। अब पूरी पूरी बातें इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो सबसे फर्स्ट समझो कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। इसकी डेफिनेशन ये होती है कि अमाउंट ऑफ चार्ज जो कि होता है क्यू फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन अ यूनिट टाइम। मतलब क्या हुआ, मतलब इसका ये हुआ कि कितना चार्ज फ्लो करेगा। जैसे कि हमारे कंडक्टर है, ठीक है, ये इस तरीके से कंडक्टर होता है और इसमें से जो चार्ज है वो बोल देते हैं कि क्यों चार्ज फ्लो कर रहा है और टी टाइम के अंदर। तो उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो होगा I इज इक्वल टू होता है Q बाई टी। और यहाँ पर Q होता है मतलब चार्ज होता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है कूलम में, और जो टाइम रहेगा वो रहेगा सेकंड के अंदर। तो इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है यहाँ पे एम्पेयर, इसकी ऐसा यूनिट होती है। अब इसी के साथ में जो एक डेफिनेशन आती है एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा पूछी जाती है वो है कि भैया डिफाइन 1 एम्पेयर। अब जैसे कि मान लो कि आपको कहा जाए कि यहाँ पर I की वैल्यू 1 आनी चाहिए, तो कैसे आ सकती है। आप बोलोगे कि Q की वैल्यू भी 1 कर दो, T की वैल्यू भी 1 कर दो, तो वही करने पर 1 आएगा। तो वही हम कर रहे हैं कि व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, एक कूलम चार्ज को फ्लो करवा दो वो भी 1 सेकेंड में, तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो होगा 1 एम्पियर। ठीक है, इतना आसान था, इसको याद रखना। देन फिर इसके बाद में ये जो इलेक्ट्रिक करंट होता है इसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस काम में ली जाती है उसका नाम है एमीटर। अब देखो ध्यान से याद रखो, इसकी ऐसा यूनिट एम्पेयर होती है, इसकी डिवाइस का नाम होता है वो होता है एमीटर। ठीक है, अब ये जो मतलब कि जो एमीटर है ये इंस्ट्रूमेंट बेसिकली बताता है कि कितना उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा लो होता है। इसीलिए इसको सर्किट में सीरीज में लगाते हैं। याद रखना कि सर्किट के अंदर इसको सीरीज में लगाएंगे, जैसे कि 2 वायर हैं, इनके बीच में ऐसे लगेगा। ठीक है, और वहीं पर ही जो वोल्ट मीटर होता है, जैसे कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, तो ये क्या होगा कि यहाँ पर इसके ऐसे लगेगा पैरेलल में। ठीक है, और ये अगर एम मीटर लगाना होता हमें इसमें, तो हम यहाँ पर एम मीटर लगा करके यहाँ पे रेजिस्टर लगा सकते थे। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको। देन फिर इसके बाद में एक और जो डिवाइस आती है वो आती है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का भी काम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना है, लेकिन इसी के साथ में बता देते हैं कि भैया उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, कि वो लेफ्ट मूव कर रहा है या फिर वो राइट मूव कर रहा है। तो ये काम होता है किसका, ये होता है गैल्वेनोमीटर का। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में अगला जो टॉपिक आता है वो आता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, इसमें ये होता है कि आप मानो कि आपके पास में 2 चार्ज है, जैसे कि एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आपके पास में एक क्यू का चार्ज है, आपको इसको उठा करके यहां पर लेकर के जाना है, तो आप कुछ ना कुछ एक काम करोगे, तो वही यहां पर काम होता है, उसी को ही पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है, कि जब आप एक चार्ज क्यू को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पर लेकर के जाते हो। तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन होती है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब कि अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करते हो तो वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और यहाँ पे V की जो वैल्यू होती है वो होती है W/Q। इसको याद रखने की जरूरत नहीं आपको, तो बस इसकी ऐसा यूनिट याद रखो, ऐसा यूनिट जो है वो होती है इसकी वोल्ट। उसी के साथ में जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस काम में ली जाती है उसका नाम होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। और यहाँ पर जो वोल्ट मीटर है इसको हम
पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अगर आपको पूरे सर्किट का चाहिए तो आपको उसको पैरेलल में कनेक्ट करना होगा। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में जो नेक्स्ट आता है टॉपिक वो आता है यहाँ पे ओम्स लॉ। अब देखो यार, ये जो ओम्स संकलन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसको ये ओम्स लॉ समझ में नहीं आता ना, उसको है ना मतलब कुछ भी समझ में नहीं आता आगे इस चैप्टर के अंदर। तो भैया बहुत ही बेसिक लॉ है, बहुत ही ज्यादा आसान लॉ है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये होता है कि अगर एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है किसी सर्किट में तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा उसके पोटेंशियल डिफरेंस के। तो आपको तो बस याद रखना है वी आई, ठीक है, वी इज प्रोपोर्शनल टू आई। और फिर इसकी डेफिनेशन बना देना कि अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा उसके पोटेंशियल डिफरेंस के। और जब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हो, इसमें से जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो एक यहाँ पर कांस्टेंट आता है, उसका नाम होता है यहाँ पर रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर मान लो कि अगर वोल्टेज कांस्टेंट हो जाए तो क्या होगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा करंट के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आप रेजिस्टेंस को इंक्रीज करोगे तो यहाँ पर करंट की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है हमारे पास में कि अगर हम करंट को कांस्टेंट कर देते हैं, अगर करंट कांस्टेंट हो जाएगा तो इस केस के अंदर अगर आप रेजिस्टेंस इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। देन फिर इसके बाद में जो हमारे पास में अगला टॉपिक आता है वो है भैया रेजिस्टेंस। अब देखो रेजिस्टेंस होता क्या है? रेजिस्टेंस बेसिकली ये होता है कि आप है ना किसी चीज को अपोज कर रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल देता हूं, वो ये है कि आपकी क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट है, ठीक है, 40 स्टूडेंट है और उनको एक ऐसे रूम में बंद कर दिया गया है जिसके अंदर कि बस 40 लोग आ सकते हैं, इसके अलावा 41 वाला नहीं आ सकता। तो क्या होता है कि इसमें जो ऐसी 41 वाला घुसेगा उसको धक्का मुक्की कर करके इस गेट में से निकलना होगा। तो वही यहाँ पर क्या होता है कि ये जो कंडक्टर होते हैं इनके पास में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन कोई भी एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर से आता है तो ये क्या करते हैं, इसको अपोज करते हैं, बोलते हैं कि भाई नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। तो यही जो प्रॉपर्टी होती है जिससे कि अपोज करते हैं दूसरे करंट को, वही यहां पर होता है, इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन रहेगी कि प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाय वर्च्यू, वर्च्यू का मतलब है कि जिसकी वजह से इट अपोज और रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, और यहां पर ये फ्लो ऑफ चार्ज को रोकता है, उसको रेजिस्टेंस कहा जाता है। देन फिर इसके बाद में जब आप ओम्स लॉ को देखेंगे, ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू आई आर, याद कर लो VIR, ठीक है, VIR आपको ये रट लेना है। तो यहां पर क्या होगा, अगर आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है तो रेजिस्टेंस को यहां पर छोड़ दो और V बाय I कर दो, ठीक है। तो इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है ओम, इसकी SI यूनिट होती है। और अगर मैं बात करूं इसको, आप अगर उर्दू से टर्म्स में लिखना चाहो तो आप इसको लिख सकते हो वोल्ट पर एम्पियर भी आप इसे लिख सकते हैं। इसी के साथ में एक डेफिनेशन आती है, वो आती है 1 ओम की। अब 1 ओम क्या होता है? बेसिकली आपको यहां पर R की वैल्यू क्या चाहिए? R की वैल्यू चाहिए 1। तो करोगे क्या, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि V की वैल्यू भी 1 वोल्ट कर दो और करंट भी 1 एम्पियर कर दो, तो आपके पास में जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा आपके पास में 1 ओम का रेजिस्टेंस। तो वही इसमें लिखा हुआ है कि व्हेन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड एंड 1 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोन थ्रू इट, देन द रेजिस्टेंस इज 1 ओम। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको ये सब बातें बताई हैं। तो इसी तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ यार, जल्दी से सब्सक्राइब करो जल्दी से। तो अब उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें वो आता है कि फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। अब देखो बेसिकली होता क्या है कि बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, जैसे कि एक तो है आयरन जो कि होता है Fe, और उसी के साथ में होता है एक होता है एल्यूमिनियम, फिर उसके बाद में एक होता है गोल्ड, और एक होता है आपके पास में कॉपर। तो अभी ये सब जो है ना इनका रेजिस्टेंस अलग अलग है, कॉपर का रेजिस्टेंस अलग है, एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस अलग है, आयरन का रेजिस्टेंस अलग है। तो बेसिकली कौन से फैक्टर है जिसके ऊपर की रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? तो सबसे फर्स्ट जो फैक्टर है वो यहां पर आता है कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो कंडक्टर है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या कि आप जितना ज्यादा मोटा वायर लोगे उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। मतलब कि जितना ज्यादा मोटा वायर लोगे उसका रेजिस्टेंस, जैसे कि एरिया बढ़
बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता चला जाएगा। तो ये बात आपको अपने दिमाग में फिट कर लेनी है कि अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है तो यहाँ पर एरिया उसका डिक्रीज होगा। देन फिर इसके बाद में इसका जो सेकंड पॉइंट है वो यहाँ पर आता है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है कि उसकी लेंथ कितनी है। अगर आप उसकी लेंथ कंटिन्यू में इंक्रीज करते जाओगे तो उसका रेजिस्टेंस भी आपको इंक्रीज होकर के मिलता चला जाएगा। और लास्ट आता है कि नेचर ऑफ मटेरियल, क्या उसका नेचर है उसके ऊपर भी बात डिपेंड करती है, जिसको कि यहां पर कहा जाता है रेजिस्टिविटी, इसको कहते हैं। रेजिस्टिविटी के बारे में हम डेफिनेशन देखेंगे, लेकिन बस आप अभी ये छोटा सा नाम याद रखो। और लास्ट आता है यहाँ पर टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के साथ में इसका रिलेशन इस तरीके का होता है कि अगर आप रेजिस्टेंस इंक्रीज करोगे तो यहाँ पर उसी के साथ में टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना कि रेजिस्टेंस इंक्रीज करने से उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो सकता है, या फिर आप उल्टा भी बोल सकते हो कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला निकल के आता है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने के, इसके 1000% चांसेस है कि इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। तो भैया ये होता है R इज इक्वल टू रो L बाय A, और यहां पर ये जो रो है ये होती है रेजिस्टिविटी, जो कि एक कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रेजिस्टिविटी होती क्या है। तो बेसिकली रेजिस्टिविटी वो होती है जब कभी भी एक रेजिस्टेंस, जैसे कि आपको रेजिस्टिविटी अगर चाहिए तो आप क्या करो, आपको है ना L की वैल्यू को 1 कर दो, एरिया की वैल्यू को 1 कर दो, तो यहाँ पर R इज इक्वल टू रो हो जाएगा। तो यही होती है रेजिस्टिविटी। जब एक यूनिट लेंथ और एक यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है तो वहां पर जो रेजिस्टेंस होता है उसी को यहाँ पे रेजिस्टिविटी कहा जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें कि रेजिस्टिविटी होती है। रेजिस्टिविटी के लिए बेसिकली याद रखो कि यार आपको सिर्फ और सिर्फ एक तरफ रो चाहिए, तो आप L और A की वैल्यू 1 कर रहे हो, तो वही है इसका कि यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, तो वहां पे रेजिस्टिविटी होती है। अब इसी के साथ में अगर मैं बात करूं रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के अंदर क्या रिलेशन होता है। कंडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि वो कितनी आसानी से अपने अंदर से करंट को कंडक्ट करवा रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि प्लास्टिक, अब देखो प्लास्टिक में क्या करंट आता है या नहीं आता, जल्दी से बताओ यस और नो में इसका आंसर दो कि भैया प्लास्टिक में करंट आता है या नहीं आता। तो जो बोल रहा है ना यस बेटा, हाथ अपना पेन लेकर के स्विच बोर्ड में डाल दो, करंट नहीं आएगा, क्योंकि प्लास्टिक में करंट फ्लो नहीं होता। लेकिन वहीं पर ही अगर आप आयरन का कुछ लेकर के अगर प्लग में डालोगे तो आपको बहुत ही तगड़ा झटका लगेगा। तो वो जो झटका है वो क्यों आ रहा है, तो बेसिकली वो डिपेंड करता है कि यार उस मटेरियल क्या है और उसकी कंडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा है। प्लास्टिक की कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा कम है, इस वजह से आपको शॉक नहीं लगा, और उसी के साथ में जो हमारा आयरन है उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है, इसीलिए आपको वहाँ पर शॉक ज्यादा लग गया। ठीक है, तो यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं, जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी उसकी कंडक्टिविटी हमेशा ही कम रहेगी। ये क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में आया था, तो आप लोगों को एक क्वेश्चन सही ढंग से देखना है। और सैंपल पेपर से याद है कि आप एक बार सैंपल पेपर की वीडियो देख लेना, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सब कुछ आ चुका है, आपके बस देखने की देरी है, तो वो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक मिल जाएंगे। उसी के साथ में जो इसकी एसआई यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर, इसकी एसआई यूनिट होती है। देन फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझने का बहुत ही अच्छा तरीका है, आपको मैं समझाता हूं, इसके बाद में ना कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो बेसिकली सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है कि सभी रेजिस्टेंस एक ही लाइन के अंदर लगे रहते हैं। तो आपको ये करना है कि जैसे कि मेन वायर ढूंढना है जो कि बैटरी से स्टार्ट हो रहा है, तो ये वाला वायर बैटरी से स्टार्ट हो रहा है। आपको देखना है कि इसमें से अगर आप करंट फ्लो करवाओगे तो कंटिन्यू एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ना, इसमें कोई भी कट नहीं है कि इसके पास में कोई भी रास्ता नहीं। अगर ऐसा होता है तो वो जो कॉम्बिनेशन है वो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको याद रखने वाली बात यह है कि इसके अंदर सभी रेजिस्टर के अक्रॉस करंट सेम रहेगा, बस उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग रहने वाला है। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, जैसे कि R1 के अक्रॉस V1 है, R2 के अक्रॉस V2 है, R3 के अक्रॉस V3 है, तो इन सभी का जो टोटल होगा वो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। तो वही यहां पर फर्स्ट इक्वेशन लिखी गई है कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। देन फिर इसके बाद में ओम्स
ओम्स लॉ लगा कर हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, जब हमने ये लिखा तो हमारे पास में जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी I इंटू आर इक्विवेलेंट, मतलब कि इस पूरे सर्किट को हम बोल देते हैं कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो है R इक्विवेलेंट I1 R1 R3। ठीक है, और फिर इसके बाद में यहाँ पर आई से आई कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास में इक्वेशन निकल करके आते हैं कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे करके जितने भी रेजिस्टेंस है उनको आपको सिंपली ऐड करना है। तो ये होता है इसमें। लेकिन अब इसमें जो क्वेश्चन है वो यहां से नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा ये जो 3 पॉइंट है इनमें से। सबसे फर्स्ट पॉइंट है, इसमें लिखा हुआ है कि जो R इक्विवेलेंट रहेगा, ये जो वैल्यू है ये हमेशा बड़ी रहेगी, कोई भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस हो उससे वैल्यू हमेशा ही बड़ी रहने वाली है। फिर सेकंड ऑप्शन है जिसके अंदर की कहा गया कि मैक्सिमम अगर आपको रेजिस्टेंस चाहिए तो आपको इन सभी रेजिस्टर को सीरीज में ही कनेक्ट करना होगा। और लास्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर की अगर हर एक रेजिस्टेंस जो है उसके अक्रॉस जो करंट सेम रहेगा बट उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग रहेगा। और यहां पर एक बात मेरी याद रखना कि अगर आपको एक रजिस्टर को ऑपरेट करना है, जैसे कि आपको सिर्फ और सिर्फ R2 को ऑपरेट करना है, आप R2 को ऑपरेट नहीं कर सकते क्योंकि आप जैसे इसके लिए करंट कट करोगे ना तो आगे वाले R3 में भी नहीं जाएगा, इसी के साथ में पूरी पूरी डिवाइस शट डाउन हो जाएंगी। ये यहां पर इसका ड्रॉबैक होता है। याद रखना कि ड्रॉबैक क्या होता है, ड्रॉबैक ये होता है कि इसके अंदर इंडिविजुअल डिवाइस कैन नॉट बी ऑपरेटेड। देन फिर इसका दूसरा कॉम्बिनेशन आता है, वो आता है हमारे पास में पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब जैसे कि मैंने आपको क्या कहा था कि अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कैसा होगा, तो मैंने बोला कि एक वायर आप लो बैटरी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब ये यहां पर जैसे कि वायर जा रहा है, अब ये देखो वायर यहां पे आया तो इसके पास में 3 रास्ते, देखो एक तो है ये वाला रास्ता, एक इस रास्ता और ये 3 रास्ते हैं। तो ये अगर उसके पास में 3 रास्ते हो जाते हैं तो बेसिकली वो जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है यहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है R1 R2 और R3 के अक्रॉस सेम रहेगा, लेकिन इनके अक्रॉस करंट जो है वो अलग अलग रहने वाला है। तो हम बोल देते हैं कि टोटल करंट जो सर्किट के अंदर है वो है I, और R1 के अंदर जो है वो है I1, R2 के अंदर I3, मतलब R3 के अंदर I3। देन फिर इसके बाद में हम आसानी से बोल सकते हैं कि जो I रहेगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। देन फिर इसके बाद में हम ओम्स लॉ लगा करके I इज इक्वल टू होता है V बाय R। तो यहां से हम इस इक्वेशन को लिखेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। तो यहां से R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की, वो होगी 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 करके इस तरीके से इसकी वैल्यू रहने वाली है। देन फिर इसके बाद में जो इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं वो यहीं से ही आने वाले हैं। देखो ये जो मैंने 3 पॉइंट सीरीज के बताए थे, 4 पॉइंट ये हैं, इनको एक बार जरूर से याद रखो। सबसे फर्स्ट यहां पर है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, जो R इक्विवेलेंट रहेगा वो हमेशा कम रहेगा, चाहे से अगर 1 ओम है उसमें स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस 1 ओम से कम ही रहेगा उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कितना भी छोटा रेजिस्टर हो उससे कम रहेगा। और उसी के साथ में याद रखना कि ये होता है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। ठीक है, 1 अपॉन में R होता है, हम क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी में हम इधर से सॉल्व कर देंगे और हम R इक्विवेलेंट की वैल्यू रख देंगे 2/3, लेकिन जो आंसर होगा वो होगा 3/2। तो आपको ये याद रखना है, एक बार इसको रिवर्स जरूर से करना होगा। देन फिर इसके बाद में अगर आपके पास में 2 ऐसे रेजिस्टेंस है, सिर्फ और सिर्फ 2 रेजिस्टेंस है जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है, तो आपका जो R इक्विवेलेंट रहेगा वो रहेगा R1 इंटू R2 डिवाइड बाय में R1 प्लस ऑफ R2। ठीक है, 2 रेजिस्टेंस, जैसे कि एक ये रेजिस्टेंस है और एक ये रेजिस्टेंस है, बस 2 ही रेजिस्टेंस है, तो आप उसके लिए फॉर्मूला लगा करके आसानी से उसको निकाल सकते। देन फिर इसके बाद में इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन का वो ये है कि एक हर आप है ना, जैसे कि मान लो कि ये जो रेजिस्टर है इसमें आप बोल रहे हो कि हमें R1 नहीं चाहिए, तो आप क्या करो, इसको कट कर दो कि यहां से करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, आपने इसको ब्रेक कर दिया, तो करंट किस में फ्लो करेगा, R2 में और R3 में। तो मतलब कि हर एक जो डिवाइस है वो इंडिविजुअली ऑपरेट कर पाएगी। इसीलिए यहां पर हमारे घरों के अंदर जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो ये याद रखेंगे कि एवरी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कैन बी ऑपरेट सेपरेटली, देयरफॉर द डोमेस्टिक अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में जो नेक्स्ट आता है वो आता है यहां पर जूल्स हीटिंग। अब देखो जूल्स हीटिंग में क्या होता है, बेसिकली जब वायर होता है ना, आपने देखा होगा कि बहुत बार वायर गर्म हो जाता है, तो ये जो वायर है इसमें जब करंट फ्लो करता है तो इसमें कुछ ना कुछ एक हीट जनरेट होती है। अब हीट क्यों जनरेट होती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है, तो अगला इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो उसका धक्का मारेगा, फिर उसके बाद में इनमें धक्का मुक्की होती रहती है, तो जिस वजह से इसमें हीट जनरेट होती है। तो ये जो हीट जनरेट होती है ये 3 बातों पर डिपेंड करती है।
सबसे फर्स्ट यहाँ पर डिपेंड करता है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ अ करंट, की मतलब आप कितना करंट उसमें से फ्लो करवा रहे हो उसका स्क्वायर। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है कि उसका रेजिस्टेंस कितना है, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। देन फिर इसके बाद में जो लास्ट डिपेंड करता है वो करता है कि कितने टाइम के लिए उसको फ्लो किया। जैसे कि आप देखोगे कि कई बार अब क्या होता है कि बहुत लंबे समय के लिए जब फैन चलता है, आप देखना अगर आप फैन चलाओगे ना 1 घंटे में वो गर्म नहीं होगा, लेकिन आप पूरी नाइट भर उसको चला करके रखोगे, फिर उसके बाद में उसके हाथ लगाओगे तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा वहां पर हीट हो जाएगा। तो ये भी डिपेंड करता है कि कितने टाइम के लिए उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। तो जब ये तीनों के तीनों कॉम्बिनेशन मिलते हैं तो हमारे पास में जो रिजल्टेंट आता है वो आता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। याद रखो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। और यहाँ पर जो H है आप इसको ये भी लिख सकते हो ओम्स लॉ लगा करके V स्क्वायर अपॉन में R, और H इज इक्वल टू वी आई इंटू टी। अब ये कैसे लिखा है, इसके लिए आपको है ना I की जो वैल्यू है I इज इक्वल टू होता है V बाय R, उसको रख करके सॉल्व करना है। और नेक्स्ट वाले केस के अंदर यहाँ पे दूसरे तरीके से अगर आप करोगे तो आपके पास में वी आई टी आ जाएगा, ठीक है। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में जो अगला टॉपिक आता है वो आता है पावर। अब देखो पावर क्या होती है, बेसिकली पावर ये होती है कि आप पे ना कितनी इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रहे हो। जैसे कि आपने घर पे देखा होगा कि 200 यूनिट आई है बिजली की, तो बेसिकली वो ये बताते हैं कि भैया आपने इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी को यूज में लिया है। तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन हमारे पास में ये रहेगी कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कंज्यूम्ड इन अ सर्किट पर यूनिट टाइम, कि कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कंज्यूम होता है एक सर्किट में एक यूनिट टाइम में। और आप इसको ये भी कह सकते हो कि रेट ऑफ डूइंग वर्क भी हम पावर को कह सकते हैं। और इसी के साथ में जो इसकी एसआई यूनिट होती है वो होती है वॉट, इसकी एसआई यूनिट होती है। और हम इसको लिख सकते हैं P इज इक्वल टू वी आई। याद रखना कि पावर जो होता है वो होता है वी आई। और ओम्स लॉ लगा करके हम इसके 3 फॉर्मूला बना सकते हैं। एक है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में R, और एक है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। ये 3 फॉर्मूला है, ये 3 फॉर्मूला को अपने दिमाग में कंठस्थ कर लो क्योंकि क्वेश्चन इनके ऊपर ही डायरेक्टली बेस्ड आता है, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर अगला जो आता है वो आता है एनर्जी कंज्यूम, जो कि मैं आपको घर पे बता रहा था कि इतनी एनर्जी कंज्यूम हो गई, ये हो गया। तो बेसिकली अगर आपको निकालना है कि कितनी एनर्जी कंज्यूम हो गई, मतलब कितना यूनिट कंज्यूम होगा, तो आपको करना क्या है, बेसिकली उसकी पावर लिखो। जैसे कि कोई भी अप्लायंस है वो है 1000 वॉट की, ठीक है। 1000 वॉट की अप्लायंस है, उसको अगर हम 1 घंटे के लिए ऑपरेट करते हैं तो उसमें से कितना एनर्जी यूज होगी, तो भैया हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 इंटू 1, तो ये आ जाएगा इतने वाट आवर। और हम इसको अगर कन्वर्ट कर देंगे तो आ जाएगा 1 किलो वाट आवर। तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है 1 यूनिट के बराबर, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है हमारी इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है उसकी होती है किलोवाट आवर में, कि कितनी एनर्जी कंज्यूम हो गई। और यहाँ पर कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। और अगर आप इसे थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे वॉट सेकेंड में तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 3600। और यहाँ से जब आप थोड़ा सा इसको सॉल्व करते तो ये जूल के अंदर निकाला गया। तो आपको याद रखना है एग्जाम के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल, तो ये होता है 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। और यहाँ पर 1 वॉट सेकेंड जो होता है वो बराबर होता है 1 जूल के, ठीक है। और उसी के साथ में 1 किलो वोट होता है 1000 वोट, और 1 मेगा वोट होता है 1000 किलो वोट, और 1 हॉर्स पावर वो होता है 746 वोट। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो जल्दी से लिख दो 746 ताकि मेरे को पता लगे कि कितने बच्चे लास्ट तक देखते हैं। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना।